नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के सेक्शन से फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को विस्तृत रूप में जानेंगे, ताकि आने वाले समय में अगर कितना भी अंदर से क्वेश्चन पूछे तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर। देखिए दोस्तों, हमने पिछले 6 महीने में जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे हर एग्जाम में लगभग फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन आते ही हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, ये 3 ऐसे ज्वलंत टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आती है। ठीक है भाई, तो आज हम इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को जो है अच्छे से समझेंगे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस आर्टिकल में राज्य संबंधित चर्च की गई है, तो सीधे सीधे आर्टिकल बहुत कम पूछे जाते हैं। कई महीनों में अगर आपको जानकारी है तभी ही आप जवाब दे पाओगे, अगर अच्छे लेवल की एग्जाम देते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। इसमें हम सीधे सीधे आर्टिकल को भी देखेंगे और पहले उसकी पूरी अर्थ समझेंगे, फिर हम सीधे सीधे आर्टिकल पर भी आएंगे, है ना। यानी एक विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। 20-25 मिनट की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। आने वाले समय में कभी भी मौलिक अधिकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए, भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है, इसके अधिकांश स्रोत जो है लक्ष्मीकांत से प्रेरित है। ठीक है भाई, तो ये जो है कल होकर अगर आपसे पूछे जाए कि भाई भारत में जो है व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत क्या है, तो आप बोलिएगा भारतीय संविधान। ठीक है, कौन है? भारतीय संविधान, है ना। इनके अलावा स्रोत क्या है, ये अभी देखिए। सबसे पहले एक चीज बता दूं कि इसमें जो भी पॉइंट आप समझोगे तो आपको जो है फंडामेंटल राइट पे फोकस करना है, ना कि पूरे संविधान पे फोकस करना है। पूरे संविधान पे फोकस करोगे और उस हिसाब से सोचोगे तो बहुत सारा चीज बदल जाएगा। जैसे पहला ही अगर जो लिखा है यहाँ पे स्रोत, तो इसमें मैंने लिखा है अमेरिका के संविधान। अगर पूरे संविधान के लिहाज से मैं इसी स्रोत को सोचूंगा तो अमेरिका के संविधान, जर्मनी, है ना, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, इसके अलावा भारत सरकार 1935, इन सबों से लिया गया है पूरे संविधान में चीजों को। लेकिन मैं सिर्फ मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे स्रोत में अमेरिका का संविधान लिखा गया है। आई होप आप समझ गए मैं क्यों बोल रहा हूं कि खाली मौलिक अधिकार पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, संविधान में स्थान कहाँ है इसका मौलिक अधिकार का, तो 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच में है और भाग 3 में रखा गया है। उपनाम क्या है इसे और हम क्या कहते हैं, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है पार्ट 3 को या मौलिक अधिकार को। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, एक भी बात बाहर की नहीं होगी, जो एग्जाम रिलेटेड बात है वही होगी। विस्तार से सुनते जाइए। इसके अलावा विस्तारिता के आधार पे जो फंडामेंटल राइट है हमारा इंडिया में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो दिया गया है, इसकी क्या जगह है, तो इसकी जगह है भाई सबसे टॉप पे, है ना। मौलिक अधिकार इतने विस्तृत रूप में हमें जो है दिया गया है जो और किसी देश में नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान, तो भी इंडिया ही आंसर है, भारत ही आंसर है। अब तो भारत ही कहना पड़ेगा, तो ये भी आंसर है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, इसकी डिफाइन आप कैसे करेंगे, डेफिनेशन कैसे समझेंगे, है ना। तो ये है भाई कि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र नहीं, मैं अपना लोकतंत्र की बात करता हूं, तो लोकतंत्र के आदर्शों को जो है प्रोत्साहित करने हेतु, जिससे देश में जो व्यवस्था है, जो नियम है, उसे सुचारू रूप से अनवरत चलाया जाए, है ना। और साथ ही साथ जो जनता को नियम दिया गया है, उन पे नियम लगता है, उन नियम में थोड़ी सी रियायत दी जाए, तो ये है आपका मौलिक अधिकार। मैंने इसे अपने भाषा में बताया है, रियायत मतलब छूट होता है, जो कठोर नियम होता है उसमें आपको उससे जो है थोड़ा सा आज़ादी देने की काम मौलिक अधिकार के थ्रू किया गया है। तो इसे इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जनता को नियम दिया गया है, उसमें थोड़ी सी रियायत बरत देने के लिए जो है मौलिक अधिकार लगाया जाता है, दिया जाता है। आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता है कि नागरिक की जो विकास है, चाहे तो भौतिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, इन सब के विकास हेतु मौलिक अधिकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ गैर नागरिकों को भी मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं दिए जाते हैं। कौन कौन से नहीं दिए जाते हैं और कौन कौन से दिए जाते हैं, इसकी चर्च हम इसी वीडियो में आखिरी में लिख के रखे हैं, जहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक
मौलिक अधिकार विदेशियों पर लागू नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार सभी पे लागू होता है, इस प्रकार की बात। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसकी नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है। देखिए पूरे संविधान की नेचर की बात करेंगे कि हमारे संविधान की नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, तो ये आंशिक लचीला है, आंशिक रूप से लचीला है और आंशिक रूप से कठोर है। ठीक है, आंशिक रूप से लचीला है और पार्शियली यानी आंशिक रूप से कठोर है, न तो कठोर है न लचीला है, इसके दूसरे भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा संविधान का नेचर है। लेकिन मैं यहाँ फंडामेंटल राइट की नेचर की बात कर रहा हूँ, ये जो है परिवर्तनीय है, यानी ये जो है बदल सकता है, बदला जा सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, संविधान संशोधन के द्वारा एकमात्र ये रास्ता है ना, एकमात्र रास्ता है, ये किसी साधारण बहुमत से जो है परिवर्तित नहीं हो जाएंगे, है ना। चलते हैं आगे। अगला है भारतीय संविधान में दिए गए 7 प्रकार के मौलिक अधिकार। चौंकिए मत, मौलिक अधिकार 6 ही है, लेकिन शुरुआत में 7 प्रकार के थे, इसीलिए यही चीज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नोट पहले पढ़ लीजिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 के अधीन अनुच्छेद 300 के 1 के कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसीलिए अब मात्र 6 मौलिक अधिकार है जो इस प्रकार है। समझ गए, पहले 7 मौलिक अधिकार था जो आपके सामने यहाँ पे लिखा मिलेगा। इसमें से संपत्ति के अधिकार को एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां 1978 वो ईस्वी थी, और इसे हटा के जो है भाग 3 से भाग 12 में ले जाया गया और आर्टिकल 300A में अब ये जो संपत्ति के अधिकार है मात्र विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है। तब से लेकर अब 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 देखेगा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 देखेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संपत्ति का अधिकार 31 अब लागू नहीं होता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो 7 में से ये 6 वाला हट गया तो बच गया 6। ठीक है, इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन आपके CGL ने पूछा है 2023 में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। हम लोग जनरली क्या होता है कि हम लोग जो है 20 से ऊपर 19 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब सब पूछता है तो सभी आर्टिकल के बारे में मैंने इनको आपको A to Z जानकारी देना है। तो 12 में जो है ये आपका क्या है, राज्य की चर्चा करी गई है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम कहें कि सबसे विस्तृत भी है तो कोई दो मत नहीं होगा, है ना। एक समता के अधिकार वाले जो सेक्शन है आपका 14 से 18, इसमें सबसे भास्ट ये है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला है। ये क्या कहता है अनुच्छेद 14, है ना, कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है मेरे भाई, है ना। विधियों के समान, विधि मतलब कानून, समझ, यहाँ विधि लिखा समझिएगा कानून है। ठीक है, थोड़ा सा जटिल लैंग्वेज है। इसके अलावा विधि के समक्ष समता का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ये अलग से आपसे पूछता है जहां से हमने स्रोतों को जो है लिया है अपने संविधान में। इसके अलावा जो विधियों के समान संरक्षण है ना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से लिया गया है। ये तीनों में विधि आप देख रहे हैं, लेकिन तीनों जब पूछेगा तो अलग अलग देश आपको आंसर मारना होगा। ठीक है मेरे भाई, जब पूछेगा कि विधि के समक्ष समता तो 14 का हो गया आर्टिकल, जब पूछेगा कि विधि के समक्ष समता का विचार कहाँ से, तो ब्रिटिश। इसके अलावा जब पूछेगा कि भाई जो विधियों के समान संरक्षण मतलब समझ रहे प्रोटेक्शन, तो ये कहाँ से, अमेरिका। इसके अलावा जो विधियों द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से, तो जापान से। तो ये तीनों की अलग अलग आंसर हो जाता है और कई दफा बच्चे गलती करके आ जाते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 को संविधान का मूलभूत तत्व माना है, इसीलिए इसे किसी भी प्रक्रिया में या संविधान संशोधन के द्वारा भी पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आपने देखा है कि मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया
बताया कि जो इसका नेचर है ये परिवर्तनीय है, नेचर जो है परिवर्तनीय है, मैंने बताया था अभी। और कैसे परिवर्तनीय है? तो संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन जो अनुच्छेद 14 है ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान संशोधन के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते, ठीक है भाई, और समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 14 के कुछ अपने आप में अपवाद भी है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को जो है कुछ विशेष फैसिलिटी दिया जाता है। जैसे अभी इसका नाम ही है कि समता का अधिकार, है ना, विधि के समक्ष समान समता का अधिकार या समानता का अधिकार। लेकिन राज्यपाल साहब और राष्ट्रपति साहब इन दायरे से थोड़ा बाहर आते हैं। कैसे? अनुच्छेद 361 के अंतर्गत विभिन्न छूट प्राप्त होते हैं इनको, है ना। तो ये कौन कौन से छूट है? तो अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के अधिकार का अनुसरण नहीं करता। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पदावधि के दौरान किए गए किसी भी कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, जो इससे अलग बनाता है इनको। आम आदमी अगर कोई कृत्य करेगा तो जवाबदेह है, लेकिन ये दोनों जो मतलब उच्चगण है, हमारे बड़े पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल साहब, तो ये जो है जवाबदेह नहीं है। इनके अलावा इनके पद पे रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अन्य किसी को भी किया जा सकता है अगर उस लायक कुछ काम करते हैं तो। साथ ही राष्ट्रपति और राज्यपाल को व्यक्तिगत कृत्य के लिए भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि किसी प्रकार की मुकदमा चलाई जाती है तो इसका 2 माह पहले उसे सूचना देना पड़ेगा। तो ये जो है ये आम आदमी के लिए लागू नहीं होता। इस प्रकार आर्टिकल 14 का यहाँ पर उल्लंघन होता हुआ दिखता है, ठीक है मेरे भाई। मेरा ये मानना नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि भाई जो देश के प्रथम नागरिक है तो कुछ तो अलग होंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं कि अगर कल होके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन किन पहलुओं में देखने को मिलता है, तो आप कहोगे कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन राज्यपाल साहब और राष्ट्रपति साहब का जो कुछ अधिकार है उनके गिरफ्तारी या फिर उन पे जो मतलब लॉन्च करने का कोई भी आरोप है ना, तो इनसे जो छूट दिया गया है ये इनकी उल्लंघन होती है। दूसरा उल्लंघन है, हम आराम से समझेंगे, जो बच्चे नहीं इंटरेस्टेड है वो जा सकते हैं भाई। कोई भी व्यक्ति यदि संसद या फिर राज्य विधानमंडल के सत्य कार्यवाही को प्रेस के माध्यम से उजागर करता है तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। जो संसद या फिर कोई मतलब बड़े ऑफिस में, जो देश लेवल के ऑफिस है, वहां पे कोई चीज होता है और सत्य घटना को अगर ये किसी प्रेस मीडिया वगैरह के माध्यम से उजागर भी कर देते हैं तो उन पे कोई मुकदमा नहीं होगी। हालांकि ये झूठ नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल 361A इस प्रकार की फैसिलिटी देती है। इसीलिए जो है आपका जो है मीडिया वगैरह समाचार पत्र वगैरह बिना पूछे जैसे पता चलता है छाप देता है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा संसद में तथा राज्य विधानमंडल में दिए गए मत के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं होगी। संसद में जो संसद होता है या फिर राज्य का जो उसका विधायिका होता है, राज्य का विधानसभा विधान परिषद, तो वहां पे जो मत दिए गए होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, उस पे कोई मुकदमा नहीं होगी। आर्टिकल 105 है ना, आपने देखा होगा कई बार संसद ऐसे जो है ऐसे पीटते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, बेंच को, है ना। तो वहां पे आपने देखे होंगे उनका कार्यवाही, तो वहां पे जो बात हुआ है उस पर कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं दायर किया जाएगा। इसके अलावा जो राजदूत होते हैं या फिर कूटनीतिक विचार के जो व्यक्ति होते हैं उन पर भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो ये था अपवाद आर्टिकल 14 का। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? केवल, ये केवल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लफ्ज में। अगर केवल छोड़ दिए तो दिक्कत हो जाएगा, फिर ये पूरी रॉन्ग हो जाएगी। और कथन के रूप में जब क्वेश्चन पूछता है तो ये केवल छोड़ के भी दिया रहता है जब आपने 5 ऑप्शन वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, खास करके राज्य वाली जो पीसीएस होती है वहां पे आती है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी इतना चीज जो मेंशन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, है ना, इस पर विभेद तो नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा अन्य चीजों पर आप विभेद कर सकते हैं। इसीलिए इस केवल का महत्व बहुत है। इस केवल का मतलब है यहाँ पर कि सिर्फ इसमें नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाम से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म,
मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि को लेकर विभेद नहीं करेगा। नोट केवल का अर्थ है कि अन्य आधार पर मतभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 15 के भी अपने आप में अपवाद हैं कि ये सब जो है सूचना देते हुए भी ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि इस प्रकार के चीजों से जो विभेद नहीं करेगा इनके आधार पे लोग, फिर भी विभेद किया जाता है जो जनहित में होता है। देखिए कैसे, स्थानीय निकाय में, जो स्थानीय निकाय से यहाँ क्या है तात्पर्य, जो ग्राम पंचायत वगैरह होता है, मैंने पहले भी ये चीज बता रखा है, इसे स्थानीय निकाय कहते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा स्थानीय निकाय का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो इसमें जो महिलाओं का आरक्षण है, बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, जो आर्टिकल 21A में आप इसी स्लाइड में आगे देखेंगे, तो ये सब जो है उल्लंघन तो है, ये क्या है, उल्लंघन है भाई, है ना। ये जो है 15 का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि ये लिंग के आधार पे हो रहा है, ये लिंग के आधार पे उल्लंघन हो रहा है कि ये महिला है और ये बच्चा है ना। ये तो सब पे लागू होनी चाहिए, लेकिन इनको आरक्षण और इनको जो है छूट, निःशुल्क शिक्षा, है ना, तो ये जो है कुछ छूट है क्योंकि ये देश हित में है। इसके अलावा विधानमंडल में जो SC ST के आरक्षण है, ये भी इसको जो है अलग कर रहा है ना। आर्टिकल 15 को थोड़ा सा फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी देश हित के में है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में जो कमजोर वर्ग होते हैं उनके शुल्क में जो छूट होते हैं, ये भी आपका यहाँ पे जो है अपवाद स्वरूप है। इसके अलावा OBC शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण OBC को, लेकिन OBC का आरक्षण सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर में जो आता है उन्हें ही मिलता है। ये क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है ये आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप जो है इनसे अभी भी जुड़े हो, सर्टिफिकेट बनवाते हो। जो आपका इनकम लिमिट है उससे नीचे आओगे तभी आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे, ऊपर चले जाओगे तो आप क्रीमी लेयर में चले जाते हो, तो OBC होते हुए भी आपको फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। OBC से संबंधित संवैधानिक संशोधन 93 है, 93 2005 में आया था, जो शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए आरक्षण बहाल करने से संबंधित है। देखिए एक OBC से संवैधानिक संशोधन लेटेस्ट भी है, 102वां, मैंने जब भी आपको बताया 101वां, 102वां और 103वां और 104वां, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है और चारों 40 बार पूछे गए हैं। 101वां GST वाला है, 102वां OBC वाला, 103वां जो है EWS वाला, 104वां जो है आपका एंग्लो इंडियन और SC ST वाला, ठीक है। तो OBC वाला जो शैक्षणिक संस्थान में जो दिया था ना आरक्षण, ये आपका 93वां है, और 102वां के तहत जो OBC वाला जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है मात्र, ठीक है। इसके अलावा एक और अपवाद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, आर्थिक रूप से यहाँ पे बात हो रही है जो सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग हैं उनके जो है शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण है, ये भी यहाँ पे अपवाद है भाई। इसके अलावा जो EWS है, यानी यही सामान्य वर्ग में जो कमजोर हो आर्थिक रूप से, उनसे संबंधित एक संविधान संशोधन है 103वां, जो 2019 के द्वारा आया था, और इसमें एक फैसिलिटी दी गई कि 10% जो है इनको भी आरक्षण दिया जाएगा। अब आर्टिकल हम आते हैं 16 में। आर्टिकल 16 है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, है ना। इसके अधीन क्या होता है कि देश में किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 15 में दिए गए सभी बिंदु के आधार पर नहीं, यानी जो लिंग, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश था, वहां पर यह नहीं देखेगा कि आप पटना से हैं तो आपको नहीं होगा और आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपको हो जाएगा, ठीक है। आप लेडीज है तो नहीं होगा, आप पुरुष है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सीधे आर्टिकल 15 लिख दिया हूँ कि इसमें जितने चीज वर्णित है इसके आधार पर नौकरियां नहीं दिया जाएगी, यानी लोक नियोजन के मामले में अवसर नहीं दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा अपवाद क्या है कि राज्य में के द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था, जो राज्य में नियुक्तियां होती है उनका अपने अपने हिसाब से आरक्षण दे रखा है भाई, तो ये थोड़ा अपवाद है ना। उस राज्य के लिए हित में है लेकिन ये ओवरऑल अपवाद हो जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 जो छुआछूत का अंत है, इसके अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। अस्पृश्यता से उपजी किसी तत्व को लागू करना अपराध होगा, है ना। छुआछूत वाला बात है, आप समझ रहे हैं ना कि भाई मंदिर वगैरह में नहीं जाना है, ये सार्वजनिक स्थल पे आपको नहीं आना है, तो ये सब की जो है रोकथाम यानी छूट, इनसे जो भी छुआछूत से संबंधित जो भी उपज यहाँ पे मतलब क्या, इनसे संबंधित जो भी चीज है जिसको भी मतलब कार्यान्वयन किया जाता है, मतलब लाया जाता है, उस पर जो वो अपराध होगा वो दंडनीय अपराध होगा। इस प्रकार की बात जो है आर्टिकल 17 में करी गई है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, लेकिन कई महीनों में ये लागू नहीं होता। ये कहाँ नहीं लागू होता? सेना में लागू नहीं होता,
होता, साथ ही साथ विद्या से संबंधित सम्मान में भी लागू नहीं होता। इसके अलावा ये सभी पे लागू होता है ना, इसके अलावा ये सभी पे लागू होता है। कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले कोई भी लोग या व्यक्ति कर्मचारी किसी विदेशी राज्य या उनके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान जरूर रखेंगे। इनके अलावा अपवाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका इंडिया का जो अवार्ड है भारत रत्न को छोड़ के बाद बाकी दो और तीन जो टॉप पुरस्कार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तो इनको जो है ना उपाधि नहीं माना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इनको उपाधि नहीं माना है। कल को अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कौन सी जो है अलंकरण को उपाधि नहीं माना जाता है, तो आप बताइएगा पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 19 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके तहत हम बोल चाल लेते हैं, जो भी बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, यह केवल देश के नागरिक को ही प्राप्त होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें 6 चीजों को दिया गया है, पहले 7 चीजों को दिया गया था। ठीक है, तो जो संपत्ति वाला बात है वो आप समझ रहे हैं कि मैंने पहले स्लाइड में बता दिया। तो जो संपत्ति वाला था ना, इसमें भी था फैसिलिटी, कहीं भी जमीन खरीदिए बेचिए, है ना, ये आपका अधिकार है, तो ये चीज जो है हटा दिया गया। इसके अलावा 6 चीज है, तो 6 में हम पहला देख लेते हैं, है ना। जो अपवाद था ना, जो हटाया गया, यहाँ पे लिखा गया है, नोट करके कि अनुच्छेद 19 के 7वां अधिकार इस प्रकार था कि संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने, बेच देने का अधिकार, जिसे 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया, तब से लेकर 19 में 6 ही चीज है। तो पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक नागरिक को मत देने, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, अभियोग लगाने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, खुद या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। ये सभी फैसिलिटियां दिया गया है आपको किसमें, आर्टिकल 19(1) के ए में। ठीक है भाई, इस बात के मतलब छोटा सा लिखा है, तो इसका मतलब इतना ही समझ के, मान लीजिए कथन के रूप में आपसे पूछ दिया कि आर्टिकल 19 के ए में निम्नलिखित में से कौन सी चीजों को नहीं दर्शाया गया है, इसमें मैं एक ऑप्शन दे देता हूं कि हथियार सहित जो है बैठक का अधिकार, तो आप छांट दोगे, तो इतना जो याद रहेगा तब तो आप छांट पाओगे ना मेरे भाई। इसके अलावा शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार आर्टिकल 19 के 1 के बी में है। ये हथियार रहित है, सहित नहीं है। मतलब अगर बंदूक लेके आप चाहते हो कि मैं सम्मेलन कर लूं, तो फिर ये कानून के खिलाफ होगा, ये अधिकार नहीं है आपका, ये जेल जाने वाला अधिकार हो जाएगा फिर, है ना। अगर बिना आपको करना है बैठक, सम्मेलन, तो भाई निहत्था कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है, बशर्ते सम्मेलन जो है, जहां पे आप सम्मेलन कर रहे हो, हिंसा से परे हो, मतलब हिंसक न हो, किसी प्रकार की दंगा फैलाने का मकसद न छुपा हो, यातायात बाधित नहीं हो रहा हो, तथा यह हड़ताल का रूप न हो, तभी मान्य होगी। आपने कई बार देखा होगा लाठी चार्ज वगैरह हो जाता है, वो आते तो हैं यही चीज करने, लेकिन बाद में इनमें से कुछ जो है एक दो को उकसा देते हैं, फिर जो है वो लोग कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं कि जो बशर्ते के बाद वाला लाइन है इस दायरे में आ जाता है, तभी जो है डंडा चार्ज होने लगता है प्रशासन के तरफ से। ठीक है, इसके अलावा संगम या संघ बनाने का अधिकार, है ना। इसके चर्च भी बहुत जगह मैंने आपको बताया था, 243 आर्टिकल जो दिए गए हैं उसमें भी है, साथ ही साथ, है ना, भाग जो आपका 9 का बी है ना, वहां भी है इसकी जिक्र, है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो संगम और संघ का मतलब क्या होता है कि इसके अनुसार सहकारी समितियां, राजनीतिक दल, कोई कंपनी, साझी फॉर्म, समितियां, व्यापार संगठन इत्यादि बनाने का आपको अधिकार है। चलो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। इसके अलावा डी में जो है ये 19(1) का सब बात हो रहा है भाई, तो 19(1) का डी में जो है अबाध संचरण की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कोने में संरक्षण का अधिकार है, कुछ मामले में प्रतिबंधित, जब बात अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा से संबंधित हो, है ना। अपवाद, पेशेवर अपराधी और वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला ये स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकती, बाद बाकी सब घूम सकते हैं। और कुछ जो आपका ट्रैवल है, जो है आपका जनजातीय लोग जो है ये भी नहीं घूम सकता, क्योंकि ताकि उनका शोषण न हो, तो ये उनके ही हित में है, भले उनको इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है लेकिन हित उन्हीं का देखा जाता है। ठीक है, तो ये सब बड़ी अच्छे फैसिलिटी हमारे संविधान में है। इसके अलावा निवास का अधिकार, ये जो निवास का अधिकार है ई में है, देश के किसी भी कोने में स्वतंत्र रूप से निवास का अधिकार प्राप्त है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब किसी क्षेत्रीय विशेष के जनजाति समूह की संस्कृति, भाषा और रिवाज का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, तब आप चाहोगे कि अंडमान निकोबार के जो जनजातीय ट्राइबल टापू है वहां पे जाके घर बना ले, तो आपके लिए खतरा है, तो वहां पे आपको प्रतिबंध पहले ही चेताया
बताया जाएगा भाई वहां मत जाओ मत जाओ, है ना। तो भैया समझने के लिए समझ ही बताया है। इसके लिए व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, ये क्या होती है, भारत में किसी भी नागरिक के लिए व्यवसाय करने को व्यवसाय करना, पेशा अपनाना, इसके अलावा व्यापार शुरू करने के लिए अधिकार दिया गया। मतलब व्यापार व्यवसाय या फिर कोई भी मतलब जीविका चलाने के लिए जो पेशा होता है उनको अपनाने के अधिकार दिया गया है। अपवाद क्या है, सरकार द्वारा कुछ व्यापार पे प्रतिबंध लगाते हैं जो जनहित में न हो, जैसे टोबैको वगैरह, अभी बिहार में दारू पे प्रतिबंध है, या फिर है ना कुछ व्यवसाय होते हैं उनके लिए लाइसेंस फिक्स कर देते हैं। अगर कोई शराब की दुकान जहाँ चलता है खोलना चाहे तो लाइसेंस फिक्स होते हैं, या फिर आप मेडिकल खोलना चाहते हो तो लाइसेंस फिक्स होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके लिए 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसके द्वारा किए गए कृत्य जिसके लिए उसे आरोपी माना जा रहा है का विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो, कोई कानून न तोड़ता हो, तब तक वह अपराधी नहीं है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाली ये पॉइंट है, एक ही अपराध के लिए 2 बार जो है सजा नहीं दिया जा सकता, यह आर्टिकल 20 ही कहता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसे अपनी अपराध कबूलने हेतु स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, यह भी आर्टिकल 20 ही कहता है। पुलिस के डंडा के डर से आदमी कबूल लेता है थाना में, हाँ किया हूं, लेकिन आप कोर्ट में जो है आपको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि हाँ बोल ना तूने चुराया, है ना, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये ऐसा अधिकार है कि आपातकाल में भी नहीं बदलता है काफी हद तक, ठीक है। यह अधिकार आपातकाल के समय भी लागू रहती है। इस अधिकार से संबंधित उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मामले जो आए थे, ये है आपका गोपालन मामला 1950 में तथा मेनका मामला 1978 में। ये सब जो है आपके मतलब आर्टिकल 21 वाला ही मामला है, ये समय समय पर 1950-78 में आया। तो जो मेनका मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे चीजों को जो है ऐड कर दिया गया। 1950 में इसको संकीर्ण बनाया गया और 1978 में इसे उदार बना दिया गया। बहुत सारे चीज इसमें ऐड किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे आप हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है, विदेशी यात्रा कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो आपका आश्रय का अधिकार, निजता का अधिकार जो कहते हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट बाद में दिए हैं मेनका वाला मामले में, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जीवन का ये जो दिया गया ना, कुछ मैं लिख के रखा हूं, जीवन का रक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, निःशुल्क व कानूनी सहायता का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट बाद में इनमें और जो है विस्तार करते हुए इन सब चीजों को ऐड किया। आर्टिकल 21A आप लोगों से छुपा नहीं है, आप जानते हैं 66वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लेना, एक जो है निःशुल्क शिक्षा है ना लेना, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ मैं लिखा हूँ, लेना उनका मौलिक अधिकार है, समझिए। और यह सिर्फ आवश्यक शिक्षा देता है, नहीं तो आप ऐसा ना कहो कि आपका पुत्र है 6 साल का और आप सरकारी स्कूल ले गए, उनको बोले भैया इनको MBA की शिक्षा दो, है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो शिक्षा है हमारा आवश्यक शिक्षा वही मिलेगा आपको फ्री में, ना कि आपको उच्च या व्यावसायिक शिक्षा मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो सब जो है बोलेगा भैया जाने दो, हमको आ नहीं सिखाना, पहले MBA पढ़ाओ, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये कौन कौन से संरक्षण देते हैं 22? अभी आपने 20 देखा कि एक ही सजा के गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा, अपने खिलाफ जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा, जब तक वो कोई भी विधिक का जो है अतिक्रमण न किया हो। इसी प्रकार से 22 है, ये भी सजा वाला है। तो गिरफ्तार करते समय आपको कारण देना पड़ता है, कानूनी परामर्श और प्रतिरक्षा का आपको अधिकार देता है, अपने पसंद की जो है वकील वगैरह लेने के लिए अपने हित में। इसके अलावा दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में पेश करना होता है, यह आर्टिकल 22 ही कहता है, ठीक है। उपयुक्त लिखे हुए बात तब लागू नहीं होता तब लागू नहीं होगा, कब लागू नहीं होगा ये बात, जब गिरफ्तारी इनकम टैक्स न देने पर हुआ हो, गिरफ्तारी न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया हो, तब ये चीज लागू नहीं होता है। जो 3 फैसिलिटी आपको ऊपर में दिया गया है 22 में। दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार हो चुके व्यक्तियों को निम्नलिखित फैसिलिटी मुहैया कराया जाता है। जो पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं दंड विषयक
कानून के अंतर्गत उनको क्या दिया जाता है, ये भी 22 में है। 22 में 2 प्रकार के किए गए थे। अभी इससे पहले वाले जो स्लाइड में आपने फैसिलिटी देखा ये था कि गिरफ्तार नहीं हुआ उससे पहले का, ठीक है। अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या है, व्यक्ति को हिरासत में 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। व्यक्ति को अधिकार के निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन देने का अधिकार दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरोध की अवधि को 2 माह कर दिया गया है, 3 माह से। पहले 3 माह था, देखिए यहाँ पे। और जो है 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा सिर्फ संपत्ति के अधिकार को नहीं हटाया गया, और भी चीज हुआ था, तो ये 2 माह कर दिया गया। भारत में कई निवारक निरोध कानून संसद के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात्, श्रम या जो है जबरदस्ती या फिर बंधुआ मजदूर वगैरह पे रोक, मानव तस्करी पे रोक। ये जितना लाइन कहा सबकी अलग अलग मीनिंग है, लेकिन सब इसी में है, यानी ओवरऑल ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में है, ठीक है। यानी कोई भी जो है मानव की तस्करी नहीं करेगा, मानव में सब आ जाता है, मतलब लेडीज, बच्चा, जेंट्स। इसके अलावा जो आपका बलात् श्रम है, बलात् श्रम है कहने का मतलब है कि सिर्फ काम ही कराना नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई 500 रुपया भर दिन जो है घर में ईंटा जोड़ने का दे रहा है, आप चाहते हो कि मैं 500 कम लग रहा है, मैं 500 में काम नहीं करूंगा, तो आपकी मर्जी, मत कीजिए, है ना। तो प्रेशराइज नहीं करेगा, नहीं नहीं तुमको 500 में करना ही है, करना ही है, करना है। तो ऐसा ये भी हो गया आपका बलात् श्रम का जो है एक फॉर्म, ठीक है। तो इन सब चीजों से छूट है इसमें। बंधुआ मजदूरी नीरस अधिनियम निषेध होगा यहाँ पे। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये सभी जो है आर्टिकल 23 को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। आर्टिकल 24 क्या है, इसके तहत जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाता है। इसमें जो है कई सारे नियम बनाए गए। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, और ये पूछा गया था। इसके अलावा कारखाना अधिनियम 1948, 1952 में प्रशिक्षु अधिनियम, है ना, प्रशिक्षु 1961 में, खान अधिनियम 1952। इसके अलावा जो कारखाना अधिनियम है ये पहली बार कब आया था, ये आप सभी जानते हैं, रिपन के समय 81 में आया था। बाल श्रम निषेध संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अब इसका नया नाम जो है ना बाल श्रम का, इसका ये हो गया है, क्या हो गया, बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम, क्योंकि 14 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बचवा किशोरों हो जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 25, इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान हक अधिकार है। यह नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को दिया जाता है। क्रिश्चियन अपना चाहे कि भाई धर्म माने, इंग्लैंड से आया है तो यहाँ आके उस दिन जो है ना शंकर जी की पूजा थोड़ी करने लगा, वो अपने में स्वतंत्र है भाई। इसके अलावा इसी के अनुसार सिख धर्म के लोग कृपान धारण करते हैं तथा लेके कहीं भी घूमते हैं, है ना, तो ये भी आपका जो है आर्टिकल 25 में ही है। साथ ही साथ आर्टिकल 25 में ये भी दर्शाया गया है कि हिंदू जो आपका है ना, इसके अधीन आपका सिख, जैन और बौद्ध भी हिंदू के श्रेणी में ही आते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। इसके अनुसार निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, धार्मिक उद्देश्य से संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार देता है आपको। अनुच्छेद 25 जो है ये व्यक्तिगत रूप से लागू होता है, लेकिन अनुच्छेद 26 जो है ये जो है सामूहिक रूप से एक पूरे धर्म पे आरोपित होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 27 ये जो है धर्म की अभिवृद्धि में करों के संदेह से स्वतंत्रता। सीधा सीधा जो है कि मान लीजिए सरकार ने टैक्स जमा कर करके, जनता का पैसा, टैक्स कहां से आता है, जनता से, है ना, तो जो टैक्स जमा हुआ है वो किसी विशेष धर्म के ऊपर ये पैसा नहीं खर्च किया जाएगा, इतना समझिएगा, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा, ये क्या होता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, है ना। इसके अनुसार कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, यानी राज्य के द्वारा चल रहा है सरकारी स्कूल जो है, सरकारी संस्थान जो है, चाहे तो कोई भी सरकारी हो, तो उसमें जो है कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है भाई, क्योंकि आप जानते हैं हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 है, यह अल्पसंख्यक हित से संबंधित होगा। इसके अनुसार भारत में किसी भी भाग पे रहने वाले नागरिकों के लिए उसकी अपनी बोली, भाषा, बोली और भाषा में क्या फर्क है आप सभी जानते हैं भाई, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अलावा किसी भी नागरिक के राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 का जो प्रभाव है यहाँ पर भी है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, उनके अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार अल्पसंख्यक
मतलब अल्पसंख्यकों को किस आर्टिकल से दिया जाता है, तो आर्टिकल 30। आगे नहीं भी लिखेगा अल्पसंख्यकों तो आप समझ जाइएगा कि आर्टिकल 30 की ही बात हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 32, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब इसे संविधान का आत्मा माना है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर आदमी डायरेक्ट बिना नीचे के न्यायालय गए हुए भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। इसके अलावा इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं, जो नीचे 5 प्रकार के हैं। सबसे 5 प्रकार के रिट में बंदी प्रतिरक्षण, ये आदमी के हित में होता है ना। इसका मतलब होता है कि सशरीर प्रेजेंट करो, शरीर के साथ भैया पेश करो, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए। यह उससे व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे किसी हिरासत में रखा गया है। इस प्रकार के जनहित से संबंधित है, मतलब मुझे ले जाएगा अगर हिरासत में तो जारी करता है उस अथॉरिटी को कि भाई, है ना, आपको जो है बंदी प्रतिरक्षण नाम से कोर्ट के द्वारा आता है कि भाई इनको जो है प्रस्तुत करो। इसके अलावा न्यायालय के द्वारा हिरासत में लाए गए व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होता। अगर कोर्ट ने खुद फैसला सुना के जो है आदमी को गिरफ्तार करवाया है, हिरासत में लिया है कोर्ट के अकॉर्डिंग, तब क्या लागू होगा, क्योंकि कोर्ट में आने से पहले ये सब बात होती है। अगर पुलिस किया होता तब, है ना भाई। दूसरा है परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यह न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। इसमें सार्वजनिक अधिकारी में कौन कौन आता है ना। सार्वजनिक अधिकारी जो निकाय होता है अधीनस्थ न्यायालय या सरकार के खिलाफ। एक सेकेंड, सार्वजनिक निकाय, अच्छा सार्वजनिक अधिकारी मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ पे अधिकारी लिख दिया हूँ, लेकिन अथॉरिटी को भी दिया जाता है, उसका जो हेड होता है ना उनको दिया जाता है परमादेश। किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, ठीक है भाई। ये आदेश देने का काम होता है। इनके अलावा प्रतिषेध होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, नाम से स्पष्ट है। प्रतिषेध, प्रति मतलब विपरीत होता है, रोकना होता है। यह परमादेश के जैसा ही है, परंतु यह सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों को ही जारी किया जाता है, ठीक है भाई। कोई न्यायिक बॉडी है ना उनको ही देते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है तो अपने से नीचे वाले न्यायालय वगैरह को ये देता है। इसके अलावा उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना, है ना, या सूचना देना। ये किसी निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखेंगे उत्प्रेषण एक होता है। आपको सीधा सीधा जो है पांचों का नाम जरूर याद रखना और शाब्दिक अर्थ जरूर याद रखना है, क्योंकि नाम के साथ साथ शाब्दिक अर्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकार परीक्षा होता है। इसका अर्थ होता है कि प्राधिकृत या वारंट के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में, जो भी सार्वजनिक कार्यालय होते हैं सचिवालय वगैरह, तो उसमें जो है वो अपने अधिकार से ज्यादा अगर टांग फैला रहा है ना, तो इससे मनमानी करने से रोका जाता है, ठीक है भाई। ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 33 में क्या है, अभी मैं मौलिक अधिकार के पूरा आर्टिकल की बात करेंगे 35 तक। तो 33 में क्या है, सैनिक बल, पुलिस बल, सशस्त्र बल या हाफ सशस्त्र बल, है ना, इनसे संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध आरोपित, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 34 क्या है, सैन्य शासन पे रोकथाम। जैसे आपने बर्मा में बहुत दिन पहले सुना होगा भाई, है ना, सशस्त्र विद्रोह हो गया, है ना, तो ये जो है नहीं तो भाई कानून देश फूट जाएगा, तो इस पे रोक कौन लगाता है, आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 क्या है, संपूर्ण देश में एकरूपता हेतु संसद के द्वारा किसी कानून को प्रभावी बनाना। ये किसी राज्य विधानमंडल में नहीं बनाते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित कानून, ये डायरेक्ट आपका जो है संसद में बनता है, यानी केंद्र में लोकसभा राज्यसभा वहां बनेगा, है ना। तो इसीलिए ताकि पूरे देश में एक साथ लागू हो सके मौलिक अधिकार वाली बात, तो ये आर्टिकल 35 में है। तो ये था जी मौलिक अधिकार। अब हम आते हैं मौलिक अधिकार में, जैसा कि बताया था कि कौन कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये जो आर्टिकल्स हैं ये विदेशियों को भी मिलता है, ठीक है मेरे भाई। बाद बाकी सिर्फ देशी नागरिक को ही मिलता है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य में। तो मौलिक कर्तव्य में तो कुछ ज्यादा है नहीं। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य लगाए गए थे। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने मात्र 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य की ही सिफारिश की थी, लेकिन 10 प्रकार के लगे थे। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया, भाग 4 के ए में रखा गया है। खाली 4 कीजिएगा तो दिक्कत है, खाली 4 में डीपीएसपी है। 4 के ए में अनुच्छेद 51 ए में रखा गया, खाली 51 भी नहीं करना है। इसके अलावा स्वर्ण सिंह बता दिए। इसके अलावा आखिरी मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, निःशुल्क आवश्यक शिक्षा दिलाना, उनके पेरेंट्स
का मौलिक कर्तव्य है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे निःशुल्क शब्द का इस्तेमाल ना करें तो और बेटर होगा, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए है, न कि उस बच्चे के लिए। मौलिक कर्तव्य उनके जो पालनहारा है उन पे लागू होता है, तो यहाँ पे निःशुल्क का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है किसी कोचिंग संस्थान से शिक्षा दिलाए, लेकिन शिक्षा दिलाना उनका कर्तव्य होगा। इसके अलावा आर्टिकल 51 का जो 11 मौलिक कर्तव्य है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है, पहचानने के लिए ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51 के ए में है कि संविधान का पालन करना और उनके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। एक का बी में है कि उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया हो। आर्टिकल 51 के सी में है एकता, अखंडता और संप्रभुता। देखिए 51 के सी का पोजीशन 3 होता है, तो इसमें 3 चीजों का दिया गया है, तो याद नहीं करिएगा। अखंडता, एकता, अखंडता और संप्रभुता, यही तो 3 चीज है जो किसी भी राष्ट्र को बहुत आगे ले जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। सी में है। डी में है कि जरूरत पड़ने पे देश सेवा के लिए तत्पर रहना। आप ज्वाइनिंग लेटर में एक कॉलम रहता है, यहाँ पे ये चीज भरना होता है कि जरूरत पड़ने पे आपको सेना में भेजा जा सकता है। भले आप जो है रेलवे में काम कर रहे हैं तो आपने हाँ कहना होता है, ना नहीं कहना होता है। इसके अलावा आर्टिकल 51 के ई, ये क्या है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय सद्भाव और समान भाईचारे के भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के प्रति सम्मान और अपमानजनक प्रथा जो है उनको जो है त्यागना, ये आपका आर्टिकल 51 के ई में है। एफ में है मिलीजुली संस्कृति विरासत की रक्षा करना। जी में है जो पर्यावरण संबंधित बात है, ये जी में है, जो आपको डीपीएसपी में आर्टिकल 48 में दिखेगा। आर्टिकल 1 के एच में है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार भावना का विकास करना। 51 ए के आई में है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जो आर्टिकल 49 में डीपीएसपी में है। ए के जे में है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट और दिशाओं के प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के स्तर तक पहुंचे। आर्टिकल 51 के में लास्ट वाला शिक्षा वाला। तो दोस्तों ये थे मौलिक कर्तव्य वाला। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।